नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस के रिगार्डिंग, यानी रीट मेंस में आपने तैयारी प्रारंभ कर दी है, हो सकता है आपने भी तैयारी प्रारंभ ही की हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, फिर भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन के लिए जो क्लासेज है वो अवेलेबल कराने वाले हैं। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको रिवीजन क्लासेज उपलब्ध होगी और रिवीजन क्लासेज में केवल वही टॉपिक, वही पॉइंट टू पॉइंट कवर किए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पर हम चर्चा इस क्लास में करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो भविष्य जब आप भी एग्जाम देने जाओगे तो काफ़ी प्रश्न आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ बात करेंगे राजस्थान के भूगोल से, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल से। राजस्थान के भूगोल के जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो सभी टॉपिक में यहाँ पर रिवीजन के तौर पे आपको कंप्लीट जल्दी से मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, ठीक है। राजस्थान की उत्पत्ति, इसके बाद हम पढ़ने वाले राजस्थान की स्थिति और इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। तीनों को मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। हो सकता है प्रश्न ज्यादातर जहां पर प्रश्न बनने की संभावना है वो मैं आपको पॉइंट नोट जरूर कराऊंगा कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप कंप्लीट क्लास को देखिए और ये मान के चलिए कि टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित एक अवधारणा जो सर्वमान्य अवधारणा है वो अल्फ्रेड वेगनर की है। किसकी है? अल्फ्रेड वेगनर की जो अवधारणा है वो सर्वमान्य है। यानी अल्फ्रेड वेगनर ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार 29% पर तो क्या है, महाद्वीपों का विस्तार है, ठीक है, और 71% जो है वो महासागर है। ये संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर लिया हमने। यहाँ पर 29% महाद्वीप है और 71% जो है महासागर है। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जलीय विस्तार कितने परसेंट भाग पर है, तो 71%, और स्थलीय भागों का विस्तार कितने परसेंट पे है, तो 29% पर स्थलीय भागों का विस्तार है, ठीक है। तो जो स्थलीय रूप है, स्थलीय जो रूप है उनका जो संयुक्त रूप है उसको क्या कहा अल्फ्रेड ने? पेंजिया का। क्या कहा? पेंजिया। कि जो संपूर्ण महाद्वीप है पहले क्या हुआ करते थे, एक साथ हुआ करते थे और उसको क्या संबोधन किया, इसको कहा गया कि ये पेंजिया है, ठीक है ना। सभी महाद्वीप का जो संयुक्त रूप है उस समय पाया जाता था वो क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था, ठीक है। इसके बाद बात करें जो संयुक्त जलीय भाग है उसको वेगनर ने क्या कहा? उसको कहा पेंथालासा। क्या कहा? पेंथालासा। याद रखिए, जो संपूर्ण जलीय भाग है जिसका संयुक्त रूप क्या कहलाता था? पेंथालासा कहलाता है। यानी उस समय पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी, एक महाद्वीपीय यानी स्थलीय भाग और एक जलीय भाग यानी महासागरीय भाग, ठीक है ना। तो दोनों की परसेंटेज आपको याद रखें, 29% पर स्थलीय भाग था और 71% पर जलीय महासागरों का विस्तार था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कालांतर में हुआ क्या कि ये जो भाग थे स्थलीय भाग, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्थलीय जो दोनों भाग, स्थलीय जो भाग था जो पेंजिया था वो दो भागों में विभाजित हो गया, वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक कौन सा? अंगारलैंड, और दूसरा क्या हो गया? गोंडवानालैंड। अंगारलैंड और गोंडवाना, और दोनों के बीच में एक जलीय विस्तार हो गया जिसे हम 33 सागर या भू संतति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 33 सागर या भू संतति के नाम से जानते हैं। ये जो जलीय विस्तार बीच में हुआ ये हो गया आपका अंगारलैंड और ये हो गया गोंडवानालैंड, और इसके बाद बीच में जो जलीय संतति पाई जाती है इसको भू संतति के नाम से जाना गया और यही हमारा 33 सागर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? भू संतति या 33 सागर, ठीक है। कालांतर में पेंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ? दो भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग पूछ लिया जाए उत्तरी भाग कौन सा है तो अंगारलैंड, दक्षिणी भाग कौन सा है तो गोंडवानालैंड, ठीक है। अंगारलैंड, गोंडवानालैंड। अंगारलैंड को एक लोरेंसिया की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिए, अंगारलैंड को लोरेंसिया की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरी बात करें तो पेंजिया जो है वो दक्षिण भाग, पेंजिया का दक्षिण भाग क्या बन गया? गोंडवानालैंड बन गया। और ये वो जो अपना राजस्थान और भारत है वो किसका भाग है? तो वो गोंडवानालैंड का। याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान किसका भाग है, किसका हिस्सा है, ठीक है। ये गोंडवानालैंड यानी दक्षिणी जो भाग था। अभी देखिए हम भारत की स्थिति तो उत्तर में मिलती है, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के बिल्कुल नीचे मिलती है। कंफ्यूजन ये होता है कि यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत कौन से भूभाग का हिस्सा है, अंगारलैंड या गोंडवानालैंड, तो आपको आंसर क्या देना है? गोंडवानालैंड देना है, क्योंकि अभी की स्थिति में देखिए तो भारत यहाँ पर है, ठीक है ना, भारत यहाँ पर है। तो ये कौन से में? अंगारलैंड। ऐसी स्थिति, ऐसा अनुमान नहीं लगा, वो बाद में क्या हुआ वो हम सारी प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से
भारत यहाँ से खिसक कर यहाँ पर पहुंचा। उस संपूर्ण प्रक्रिया फिर हम जब एसएसटी वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको केवल याद रखना है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है, राजस्थान या भारत। राजस्थान पूछ ले तब भी गोंडवाना लैंड का है, भारत और राजस्थान दोनों में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। आगे हम पढ़ेंगे कि तैतीस सागर का अवशेष कौन, राजस्थान में कौन कौन से हिस्से कहाँ किस किस के अवशेष है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है राजस्थान का निर्माण। राजस्थान के निर्माण की बात करें तो यहाँ पर है GT, ध्यान रखें GT, ये प्रश्न यहीं पर कवर करेंगे हम कि राजस्थान का निर्माण किस किस भूभाग से हुआ, कैसे हुआ ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन किस किस भाग से हुआ है वो मैं यहीं पर कवर करूंगा आपका। कि एक तरफ तो अपने गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, ठीक है ना, तीन हमने पढ़े, गोंडवाना लैंड, अंगार लैंड और तैतीस सागर। तो अंगार लैंड से अपना यहाँ पर कोई ये चर्चा का विषय नहीं है, केवल अपने पास दो है यहाँ पर GT, ध्यान रखिए GT राजस्थान की बात आ जाए तो GT यानी गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, इन्हीं दो के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के ही इससे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में जो प्राचीनतम भाग है, कौन से भाग, जो प्राचीनतम भाग है, प्राचीनतम की बात करें तो अरावली प्राचीनतम भाग है, तो अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार ये भी काफी प्राचीन है, तो ये भी किसका हिस्सा है, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है ना। अब गोंडवाना लैंड के भाग की बात पूछ ले जाए, दो अरावली और हाड़ौती का पठार ये दोनों गोंडवाना लैंड के ही भूभाग है, याद रहेगा। गोंडवाना लैंड के भूभाग दो है, अरावली और हाड़ौती का पठार। ऐसे याद नहीं रहे तो देखना कि प्राचीनतम भाग कौन कौन से, वो गोंडवाना लैंड के हिस्से, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। इधर बात करें तैतीस सागर, G यानी गोंडवाना लैंड, T यानी तैतीस सागर। तैतीस सागर की बात करें तो एक तो मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान, कौन कौन से, नवीनतम भाग मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये दोनों किसके, तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं, यानी ये दोनों तैतीस सागर के अवशेष है, याद रहेंगे। तैतीस सागर, मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों क्या है, नवीनतम भूभाग है और ये तैतीस सागर के अवशेष है, ठीक है, याद रहेंगे। आगे बात करें तो अरावली और हाड़ौती का जो पठार है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग कौन कौन से जो राजस्थान में स्थित है। तो दोनों याद रखिए, जो प्राचीनतम भाग है वो अरावली यानी अरावली और हाड़ौती का जो पठार है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अवशेष है, यानी भूभाग है, ध्यान रखिए। बात करें मरुस्थल और पूर्वी मैदान, मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो उत्तर का विशाल मैदान है, कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान, उसके भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहीं पर रख लीजिए, यहीं पर आप लिख सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, और यहाँ पर लिख दीजिए आप उत्तरी विशाल मैदान, यानी आपको इसी सारणी से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ये जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। इसमें गोंडवाना लैंड के अवशेष, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ठीक है ना, जो भारतीय प्रायद्वीप के भी भाग है। बात करें तैतीस सागर, तैतीस सागर के अवशेष मरुस्थल है और पूर्वी मैदान है जो उत्तरी विशाल मैदान के भाग है। क्लियर, आगे चले, ठीक है। अब आगे चैप्टर 2 की बात करते हैं, राजस्थान की स्थिति, यानी हमने राजस्थान का जो उत्पत्ति है वो पढ़ी। राजस्थान की उत्पत्ति में हमने देखा कि राजस्थान प्रारंभ में एक गोली अवस्था में पाया जाता था, उसमें स्थलीय भाग क्या कहलाया, पेंजिया, और जो समुद्री भाग था वो क्या कहलाता है, पेंथालासा, ठीक है। पेंजिया से अपने संपूर्ण 7 महाद्वीप बने, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन सा भूभाग किसका अवशेष है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति। अब हम बात करने वाले राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को देखिए, पहले अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे ये उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान कौन से गोलार्ध में, ये रहा राजस्थान, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। अब आपसे प्रश्न सीधा सा पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखा के सापेक्ष, अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान या भारत की स्थिति कौन सी है, तो कौन सा कहेंगे, उत्तरी, कौन सी, उत्तरी, यानी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तर दिशा में है, ठीक है।
देशांतर स्थिति की बात करें तो ये हो गया अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया ये पश्चिम, ये पूर्व और पश्चिम। अब इसके राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो इसके राजस्थान पूर्वी दिशा में। और प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि देशांत 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, पूर्व दिशा में है। ठीक है ना, पूर्व दिशा में है। और प्रश्न दोनों को साथ में मिलाकर पूछा जाए कि अक्षांश और देशांतरी स्थितियों के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो एक तो हो गया इधर उत्तर और इधर हो गया पूर्व, तो उत्तर पूर्व। ठीक है ना, राजस्थान की ग्लोब पर कौन सी स्थिति पाई जाती है, राजस्थान की ग्लोब पर, ग्लोब के मानचित्र पर कौन सी स्थिति पाई जाती है, तो हम यही कहेंगे कि उत्तर पूर्व। ठीक है, याद रहेगा, राजस्थान की स्थिति पूछ ली जाए डायरेक्ट कि राजस्थान की स्थिति कौन सी है, राजस्थान कौन सी दिशा में है, किसके, विश्व के, तो हम बात कहेंगे उत्तर पूर्व। और अक्षांश और देशांतर रेखा के सापेक्ष पूछ लिया जाए तब भी उत्तर पूर्व। और यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है, राजस्थान भारत के कौन से दिशा में है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बात करेंगे हम, ये यहाँ पर राजस्थान कौन सी दिशा में, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान है। कौन से में, भारत के भारत के परिदृश्य में पूछा जाए। और यदि विश्व में पूछा जाए तो राजस्थान कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। अक्षांश रेखा के सापेक्ष पूछे जाए तो उत्तरी दिशा में, देशांतर रेखा के सापेक्ष पूछे जाए तो पूर्व दिशा में, और दोनों के साथ में पूछे जाए तो उत्तर पूर्व में है। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, भारत के यादव राजस्थान की स्थिति कौन सी है, मैंने बताया था उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति ये वाली है, 0 डिग्री इधर है, ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पर पाई जाती है, तो 0 डिग्री के ऊपर है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रहेगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखती है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि यहाँ पर जो दोनों बातें हैं, कौन सी, दोनों जो स्थिति है, यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तरी अक्षांश में ही राजस्थान का विस्तार है, दक्षिण में नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो कौन सी है, उत्तरी है। इसलिए हम जो भी डिग्री है वो किस में होगी, उत्तरी अक्षांश में होगी। तो ध्यान रहेगा, राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, पूरा याद रखेंगे। ठीक है ना, ये नहीं रखेंगे कि 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन किया जाता है कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश दोनों दिए जाते हैं, आपको दोनों को देख लें, दोनों जगह आपके उत्तरी अक्षांश ही होने चाहिए। एक तो गलती अपनी यहाँ पर हो जाती है एग्जाम में, ये गलती अवश्य होती है, जल्दबाजी में हम कर बैठते हैं कि 23.5 डिग्री 3 मिनट मिला लेते हैं, 30 डिग्री 12 मिनट मिला लेते हैं, लेकिन उत्तरी अक्षांश को मिलाना भूल जाते हैं, जो आपको गलती नहीं करनी। पूरे इसको अच्छी तरह से देख लेना कि दोनों उत्तरी अक्षांश ही हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु की बात करें, ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। और बांसवाड़ा जिला का बोरकुंडा गांव, बोरकुंड कहे या बोरकुंडा दोनों कह सकते हैं, दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, बोरकुंड कहे या बोरकुंडा कहे, दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं। ये बोरकुंडा गांव दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, उत्तरी बात करें, राजस्थान का उत्तरी बिंदु, तो उत्तर में अपने आ जाता है श्री गंगानगर, और गंगानगर का जो कोणा गांव है, कौन सा गांव, कोणा गांव, याद रखिए, ये उत्तर बिंदु है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है, कोणा गांव, तो ध्यान रहेगा, दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा का बोरकुंडा, और उत्तरी बिंदु है जो कोणा गांव है, जो कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी दूरी, 826 किलोमीटर दूरी है। ठीक है ना, दूरी पूछ ली जाए कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिए 826 किलोमीटर है। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं हम, यहीं से आपके सारे प्रश्नों का सारा जो डाउट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है ना, जब हम चलेंगे 0 डिग्री से तो सबसे पहले क्या आएगा, दक्षिण आएगा। यहाँ 0 से चलेंगे
तो सबसे पहले क्या आएगा, दक्षिण आएगा, यानी 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की स्थिति कितनी है, 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, ये मिनट है। बात करें तो उत्तरी गांव जिला कौन सा है, राजस्थान का उत्तरी जिला है श्रीगंगानगर, दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, उत्तरी गांव कौन सा है, कोणागांव, और दक्षिण बिंदु कौन सा है, बोरकुंडा, याद रहेगा, ठीक है ना। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिणतम की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। अब देखिए जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है, ये जो मैंने आपको नोट डाल करके कुछ पॉइंट दिए, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। राजस्थान का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट, यानी इन दोनों के मध्य अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जाता है, यानी 60 डिग्री और 9 मिनट के मध्य इनका अक्षांश है, दोनों को माइनस कर लेंगे। यदि आपको दोनों याद है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों याद नहीं है तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है, ठीक है ना। कहाँ से गुजरी है, देखिए ये राजस्थान का ये नीचे वाला हिस्सा आता है और यहाँ से अपनी कर्क रेखा गुजरे, 23.5 डिग्री रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो 2 जिले यहाँ पर आ जाते हैं, कितने जिले आ जाते हैं, 2 जिले यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, याद रखिए। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, रहेगा याद, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभव है कि इस एग्जाम में तो जरूर पूछा जाए ऐसा प्रश्न कि कर्क रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है जो राजस्थान में, ठीक है ना, निकटतम शहर कौन सा है जो राजस्थान में है, तो कौन सा है, बताइए फटाफट से, कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के निकटतम है, तो याद रखिए कुशलगढ़, कौन सा है, कुशलगढ़ जो शहर है वो कर्क रेखा के सबसे समीप नज़दीक स्थित है, याद रहेगा, कौन सा शहर है, कुशलगढ़ शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, ठीक है ना। 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार है और कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, 2 जिलों से होकर निकलते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और सबसे निकटतम शहर कौन सा है कर्क रेखा के, तो कुशलगढ़ है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि राजस्थान में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है, ठीक है ना, तो कब चमकता है, 21 जून, कब चमकता है, 21 जून। ये मैं डिटेल से आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा, ठीक है ना, जो जो प्रश्न हमें पुटअप होते हैं वहीं से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल क्लास में दूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतना समय आपके पास भी नहीं है, ठीक है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी जो जो टॉपिक के साथ प्रश्न आ जाएंगे मैं उनको वहीं पर पुटअप करूंगा और वहीं पर आपको उनका समाधान में करने का प्रयास करूंगा। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, याद रहेगा 21 जून। 21 जून एक विशेष दिन बना दिया गया अब कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, तो सन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया है। कब से मनाया जाता है, तो याद रखिए 2015 से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था। कब से, 2015 से, क्लियर, आगे चले, ठीक है। राजस्थान की देशांतरी स्थिति, ये तो गई राजस्थान की अक्षांश स्थिति, जो प्रश्न बनने थे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दिए हैं। अब राजस्थान की देशांतरी स्थिति की बात करें तो राजस्थान की देशांतरी स्थिति इस प्रकार से है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये इसकी बेस लाइन है, तो इधर से, ठीक है ना। तो ये कौन सी दिशा में आ गए हम, ये आ गए हम पूर्व दिशा में, कौन सी, पूर्व दिशा में, किसके, 0 डिग्री देशांतर रेखा के, यानी जहाँ पर भी अपना साथ में आने वाला है वो पूर्वी देशांतर आएगा, कौन सा, पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर का, क्यों आएगा, क्योंकि मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखा यदि राजस्थान के मध्य में से होकर गुजरती यहाँ से
तो इधर वाला भाग तो होता पूर्वी देशांतर और इधर वाला तो होता पश्चिमी देशांतर। लेकिन पश्चिम का कोई अपने मामला है नहीं, क्योंकि राजस्थान 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। ठीक है ना। तो ये बात करें हम, तो ये हो गई अपनी 69 डिग्री 30 मिनट, कौन सी, ईस्ट लाइन, यानी पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार है, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। अक्षांश रेखाओं का विस्तार केवल अपने उत्तर में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश दोनों साथ आएंगे। देशांतर में विस्तार देखें तो राजस्थान 0 डिग्री के पूर्व दिशा में, इसलिए दोनों तरफ हम पूर्वी देशांतर ही आएगा, अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। पूछ लिया जाए कि पश्चिमतम गांव कौन, पश्चिमतम जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमतम जिला कौन सा हो गया अपना, पश्चिमतम जिला हो गया अपना जैसलमेर। राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है यहाँ पर, तो जैसलमेर है। यहाँ पर पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्व में कौन सा पाया जाता है, धौलपुर। जगह का नाम पूछ लिया जाए तो जगह हो गई अपने कटरा गांव जैसलमेर में, और हाँ ये सम तहसील में, याद रखिए ये भी यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सी तहसील में, सम तहसील में, कटरा गांव है। इधर बात कर लें तो जो पूर्वी जो गांव है अपना कौन सा है, सिलोन गांव है। सिलान आ सकता है, सिलोन आ सकता है, और सिलाना भी आ सकता है। तीनों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए धौलपुर, धौलपुर का सिलोन गांव पूर्वी गांव है, यानी पूर्वतम बिंदु कौन सा है, सिलोन गांव। लंबाई पूछ ली जाए, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितने हो गए, 869 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर ये अपना क्या हो गया, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और ये एक प्रश्न वही आपसे मैं रिपीट करूंगा कि उत्तर से दक्षिणतम राजस्थान की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो कितनी, 826 किलोमीटर, याद रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 प्रश्न अपने कंप्लीट हो जाने चाहिए। अक्षांश रेखाओं का विस्तार पूछा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट कौन सा, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। दक्षिणतम सॉरी पश्चिमतम गांव जिला कौन सा है, जैसलमेर। उत्तर में जिला कौन सा है, नहीं पूर्व में जिला कौन सा है, धौलपुर। गांव कौन सा है, जैसलमेर में कटरा गांव, और धौलपुर का सिलोन गांव। ठीक है, क्लियर। आगे चले। ये मैंने यहाँ पर स्थिति आपको पूर्व की बात करें तो पूर्व में देखिए बेस लाइन कहाँ से आती है अपने, पश्चिम में। ये बेस लाइन 0 डिग्री देशांतर का पश्चिम में, तो इधर से चलेंगे अपन। तो ये हो गई अपनी स्थिति, कौन सी, देशांतर स्थिति। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसलमेर, जैसलमेर, और इधर कौन सा आ गया, धौलपुर। फिर इसके बाद कौन सा, कटरा गांव, और इधर आ गया सिलोन गांव। दूरी पूछ ली जाए 869 किलोमीटर है। ठीक है ना। समय गणना का प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, 4 मिनट। ये होगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो अपने जो राजस्थान है उसके पूर्व और पश्चिम में का जो अंतर है कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको लगभग 9 डिग्री मान लिया जाता है। कितना, लगभग 9 डिग्री। और 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 9 को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर कितना पाया जाता है, तो निश्चित है लगभग 36 मिनट का अंतर यहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि हमने लगभग इसलिए लगाया क्योंकि 9 डिग्री को क्या किया हमने, लगभग में लिया है। 8 डिग्री 47 सेकेंड है, उन 47 सेकेंड को हमने किस में डिवाइड कर लिया, लगभग में लेकर के 9 डिग्री बना लिया। और 9 डिग्री के अनुसार राजस्थान में जो पूर्व और पश्चिम पूर्व जैसलमेर और धौलपुर है, पूर्वी और पश्चिमी जैसलमेर और धौलपुर दोनों के मध्य जो समय का अंतर पाया जाता है कितना है, 36 मिनट है। आपसे कोई से भी गांव की स्थिति पूछी जाए, किसी भी स्थान की स्थिति पूछी जाए और वहाँ पर आपका समय का कैलकुलेशन कहा जाए तो सबसे पहले आपको उसकी देशांतर स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। दोनों देशांतरों को घटाने के बाद जो आपके पास अंतर बचता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय का अंतर हम वहाँ पर निकाल पाएंगे। ये स्थिति हम भारत के साथ करेंगे, लेकिन जब भारत को पढ़ेंगे उस समय करेंगे। ठीक है ना। आगे चलें। तो ये थी आज की अपनी क्लास और इस क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। आगे नेक्स्ट सेशन में हम इसी के रिगार्डिंग राजस्थान का विस्तार, ठीक है ना, स्थिति हमने पढ़ ली राजस्थान का विस्तार और कंटिन्यू जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में वो हम कवर कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी नए लोग इस पर जुड़े फ़ायदा उठाएं, हमें अच्छा लगेगा और हमें आगे इस प्रकार की क्लास लेकर आने का मौका मिलेगा। ठीक है।
तो वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपके अपलोड कर दी जाएगी। हो सकता है कुछ समय बाद यदि इस प्रकार से आपका सिलेबस कवर नहीं तो हम 2 से 3 घंटे की क्लास जो लाइव भी कर सकते हैं, और कुछ क्लासें जैसे मान लो ज्योग्राफी के भी है तो उनका टाइम के अनुसार शेड्यूल बनाकर लगातार 2-3 क्लासें हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।